students, welcome to Padhaku. Myself Alok Pandey, I am the director of Advanced Academics. Congratulations students, पेपर बहुत इजी आया था, आपको बहुत मजा आया होगा. फिजिक्स की जो टेंशन थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो शायद अब कुछ कम हुई होगी. एग्जाम्स चलते रहेंगे, इस लाइक ए फेस्टिवल. आपको पेपर में अपना बेस्ट देना है. चलिए डिस्कस करते हैं कि आज का पेपर आया कैसा था. हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों की कि कैसा रहा पेपर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द पेपर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स एग्जाम. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें पेपर की, तो बच्चों मोर और लेस पेपर पिछले साल जैसा ही आया है, बल्कि मोर इजियर आया है. बिकॉज क्वेश्चंस 90% एनसीईआरटी से आ गए हैं. क्वेश्चंस में अगर हम देखें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो मोर और लेस सब कुछ मिलता जुलता ही आया है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस चीज की आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे स्कूल में, एग्जाम्स, प्री बोर्ड, सैंपल पेपर्स, बहुत कुछ कनेक्टेड था. विच पार्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ईजियर. तो बच्चों अगर हम बात करें कि कौन सा पार्ट इजी था, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट सच में बहुत इजी आया था. अगर हम देखें तो चारों चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. डेंसिटी थी, एज लेंथ गिवन थी, आपको सीधे क्या करना था, उसमें मोलर मास कैलकुलेट करना था. मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से रिलेट करके आपको 108 ग्राम सिल्वर के रेस्पेक्ट में जो पूछा था डायरेक्ट सॉल्व करना था. क्वेश्चन वाज सो इजी. अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 जिसको आप सॉल्यूशन कहते हो, सॉल्यूशन में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया था. अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज में 2.20 क्वेश्चन है, जिसमें सुक्रोज को और ग्लूकोज को रिलेट करते हैं. सुक्रोज में परसेंटेज से आपको केएफ कैलकुलेट करना था और उसमें वैल्यू पुट करते हैं. इस बारी क्या किया, 5% की जगह 4% दिया और डायरेक्ट आंसर था. दैट मीन्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिट्टो, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके दे दिया गया. अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 में आपका नर्स इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया. ईएमएफ की वैल्यू थी और उसको आपने पुट करके कैलकुलेट कर लिया. अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की. चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों ऑर्डर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दिया था. इवन एक्सपेक्टेड ये था कि इस बारी जो क्वेश्चन आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी पे बेस्ड आएगा. बट एक्टिवेशन एनर्जी पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको क्या किया गया कि आपको ऑर्डर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना था. ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, वर दे सिमिलर टू पास्ट एग्जाम्स और सम चेंजेस वर मेड देयर. देखिए बच्चों, चेंजेस तो आए हैं, कुछ चेंजेस इस तरह से आए हैं कि हमेशा चैप्टर नंबर 2 से कभी भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनते थे. दैट मीन्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स या हॉट्स के क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप बोलते हो, वो बेसिकली आपके ऑर्गेनिक से आते हैं या कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड होते हैं. लेकिन इस बारी क्या हुआ कि आपका चैप्टर 2 सॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए. आपका पी ब्लॉक के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आए डायरेक्ट. बस आप अगर आप ध्यान से देखें तो पी ब्लॉक की एक्सरसाइज में कम से कम 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. 7.33 क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का, वो एग्जैक्टली ऑर्डर अरेंज करने को आया. बच्चे हर साल यही देखते हैं कि वही रिपीट होते रहते हैं. पी ब्लॉक के क्वेश्चन में एक्सजीएफ4 का स्ट्रक्चर, एक्सजीएफ2 का स्ट्रक्चर, रिएक्शंस आई थी. तो सच में पेपर में बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे. और पेपर में अगर देखा जाए तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेड होता है वो ऑर्गेनिक में एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं. तो उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था कि जस्ट उसमें आपको कार्बाइलमाइन रिएक्शन का यूज करना है और डायरेक्ट आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स वर हैविंग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिविजुअली. तो बच्चों एज मच वेटेज आपको पता भी है, फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आती है. न्यूमेरिकल्स उसमें 13 से 12 मार्क्स तक के बीच में आते हैं. बाकी डायरेक्ट या तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया जाता है, या उसमें रीजनिंग आ जाती है. इस बारी क्या हुआ है कि लगभग वो मोर और लेस लगभग तो सेम ही है, लेकिन हाँ इस बारी जो न्यूमेरिकल पार्ट था फिजिकल केमिस्ट्री, वो बहुत ज्यादा इजी आया था. अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत सिंपल था. और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जा रही है. कभी एफ सेंटर के बारे में पूछ रहा है, जैसे अब क्वेश्चन आया था एजीसीएल और एनएसीएल में कि भाई कौन सा जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाएगा या कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा. तो आपको पता है कि जिसमें सेम साइज होता है, लाइक एनए और सीएल दोनों का साइज सब लगभग सेम है, तो ये क्या दिखाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट. एजीसीएल में एजी का साइज बड़ा है, सीएल का साइज छोटा है, तो वो क्या दिखाएगा आपका, फ्रैंकल डिफेक्ट.
तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे और रीजन पूछा हुआ था, तो आपको साइज डिफरेंस बताना है। दैट मीन्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किए हुए थे, बस बच्चे को थोड़ा सा अगर माइंड थॉट है, उसमें थॉट प्रोसेस के अंदर है, तो बड़े आराम से उसे कर सकता था। अब हम बात करते हैं आगे, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद अगला आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर और लेस अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन हार्ड आए हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 226 227 डी ब्लॉक का पता हो, तो उसमें कलर पे क्वेश्चन आया था। पर मैग्नेट आयन जो होता है वो आपको पता है कि ग्रीन कलर का होता है, फिर उसकी के आई से रिएक्शन है। ये टफ था, लेकिन सबको पता था कि वो रिएक्शंस जो हैं वो हमें करनी ही है, बिकॉज लास्ट 4 ईयर से पेज नंबर 226 और 227 डी ब्लॉक के क्वेश्चंस रिपीट हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इवन मैंने बच्चों को क्लास में भी कराया था, और वैसे भी सबको पता है कि उसमें सिस और ट्रांस में जो सिस है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रो ओलिगो शो करता है। वही पूछा हुआ था कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल और आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर वो शो करेगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक तो अनएक्सपेक्टेड, जितना सोचा था ना उससे भी इजी आया है। लाइक XeF2 XeF4 के स्ट्रक्चर, जिनॉन के कुछ रिएक्शन सेलेक्टेड आ गई हैं। इसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो 2 इयर्स पहले 2015-16 में भी रिपीट हुआ था, उसमें भी वो क्वेश्चन आया था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3, और वो रिपीट हो गया है। स्ट्रक्चर्स पूछे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल पेपर आया था। पी ब्लॉक तो अनएक्सपेक्टेडली जो बच्चा नॉर्मली सिर्फ एक्सरसाइज भी करके गया होगा ना, वो भी आराम से करता है। ओजोन को कैसे एस्टिमेट करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन का क्या यूज है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये क्यों वर्क कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब बच्चे ऑर्गेनिक में बहुत डरते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक का पता नहीं होता। लाइक फिजिक्स, ऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसा होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस पार्ट में क्या करना है। बट इस बारी क्या हुआ था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन और कार्बाइलामाइन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जो बहुत नोन है नेम रिएक्शन, वो डायरेक्ट पूछ ली गई थी। थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे, तो कार्बाइलामाइन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्बाइलामाइन रिएक्शन पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। बच्चा को क्या करना था, बस थोड़ा सा सोचना था। रिएक्शन आ रही हैं, फिनॉल से एनिसोल बनाने को आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी था। बच्चे को बेसिक अगर कन्वर्जन भी पता होंगी, तो ऑर्गेनिक इस बारी सच में ईजी आई थी। हाँ, अगर कुछ बच्चे को कंफ्यूजन है, 11th का पार्ट उनका स्ट्रांग नहीं है, तो मे बी उनके 2 से 3 नंबर कट सकते थे। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे हमारा आता है उसमें जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, लाइक अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस पूछ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड पूछ रहा है, डीनेचुरेशन के बारे में पूछ रहा है। ये तो बच्चे को पहले से ही पता था। और कुछ कैटाइनिक डिटर्जेंट, ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड थे। होप सो आपका पेपर अच्छा भी गया होगा, जो एक्सपेक्टेड था उसमें बहुत कुछ आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंफ्यूजिंग? नो वे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सच में बहुत इजी आए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल पार्ट में एग्जैक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, तो एनसीईआरटी में वो 108 ग्राम सिल्वर के ऊपर क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है, वो एग्जैक्टली आ गया था। चैप्टर 2 की बात करें तो 2.20 आया था, उसमें बस परसेंटेज 5% से चेंज करके 4% कर दी, और डायरेक्ट उसमें पूछा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ सोल्यूशन का। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो नर्स इक्वेशन ईएमएफ पे क्वेश्चन आ रहा है, और ये तो पता ही है आपको कि 3 पार्ट्स में हमारा चैप्टर 3 डिवाइडेड था न्यूमेरिकल में। एक तो आपका रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकल्स पे, एक आपका नर्स इक्वेशन पे, और एक फेरेडे लॉ पे। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए हैं। अगर हम आगे बात करें कि न्यूमेरिकल से क्या कुछ कंफ्यूजिंग थे, तो बच्चों न्यूमेरिकल में अगर आप लॉग का यूज करें और कंफ्यूजन आपको लॉग सॉल्व करने में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको आप वैल्यू को प्रॉपर सॉल्व नहीं करते हो, तो अगर डेसिमल के 3rd प्लेस तक आंसर आपका सही नहीं है, तो कह सकते हैं कि बच्चे को कैलकुलेशन पार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of numerical question and theoretical question? Was it same as compared to past exams or there were some changes? तो बच्चों न्यूमेरिकल का जो रेशियो है वो 13 मार्क्स का होता है, लेकिन इस बारी वो 12 मार्क्स का था। 1 मार्क मोर और लेस तो कम ज़्यादा हो ही जाता है, और न्यूमेरिकल बस इजी आए थे। और पिछले साल के कंपैरिजन में न्यूमेरिकल सच में इस बार इजी आए हैं। इस बार आप बच्चे को सोचना ही नहीं था, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गिव द आंसर। आगे देखते हैं। What was the overall level of paper? Moderate और difficult? I will say moderate भी नहीं था, difficult भी नहीं था। पेपर तो इस बारी easy आया था। मे भी हो सकता है बच्चे का जो फिजिक्स में बर्डन था उसको कम करने के लिए मोर माइंड थॉट है ये तो खैर हमारा, लेकिन हाँ पेपर सच में बहुत इजी आया था। पेपर में लेंदी कह सकते हो, क्योंकि पेपर को करने में बच्चे को अगर कोई चीज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लग गया तो 5 to 10 मिनट्स बच्चे को न्यूमेरिकल करने में लगा होगा। लेकिन एज एक्सपेक्टेड हर बच्चे को ये पता था कि न्यूमेरिकल्स को एट दी एंड छोड़ देना होता है। पहले हमें पेपर कवर करना होता है, लास्ट के 15-20 मिनट्स में हमें जो छोड़ा हुआ पार्ट या जो न्यूमेरिकल था उसको कंप्लीट करना होता है। और हाँ, अगर आप गलती से न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना भूल गए होंगे तो प्रॉब्लम आई होगी। तो पेपर ओवरऑल इजी था। होप सो आपके नंबर भी एटलीस्ट हर बच्चे के 80+ तो आने ही चाहिए, इतना इजी पेपर था। वर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी?
तो हम कहेंगे हाँ, एनसीईआरटी से अगर बच्चे ने सिर्फ थ्योरी पार्ट एनसीईआरटी से कवर किया होगा तो वो 30 से 35 मार्क्स, मतलब हर बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी पास हो सकता है। और अगर सबने एक्सरसाइज भी सॉल्व की होगी तो 45-50 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। और अगर हर बच्चे ने सॉल्व एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ साथ लास्ट 5 ईयर के पेपर भी कर लिए होंगे तो उम्मीद पूरी है कि हर बच्चा 90 प्लस लेके ही आएगा उसमें। दैट मीन्स 70 में से 60 प्लस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बच्चे क्या करते हैं, वो रीडिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू राइटिंग। अगर बच्चा लिख लिख के प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वहाँ पे एक्यूरेसी लेवल कम है। क्या होता है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है, फॉर्मूला होता है। बट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके जो आंसर लिखने की टेक्निक है, आंसर में जो वैल्यूज आप लिख रहे हो, अगर वो टू दी पॉइंट है तो टीचर टेक्निकल आंसर के मार्क्स ज्यादा देगा। अदरवाइज अगर आप देखो कि 2 नंबर में आपको 1.5 1 मार्क मिलते मिलते अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप अटेम्प्ट करके आए हैं 50 मार्क्स का 70 में और आपके मार्क्स 25 या 30 आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन मैं कहूंगा कि हाँ, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के थ्योरी को बच्चे ने लिख लिख के प्रैक्टिस किया है अपने नोट्स या अपने ट्यूशन या अपने स्कूल में जो उसने नोट्स बनाए होंगे, अगर उसको उसने ढंग से लिख लिख के प्रैक्टिस किया होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, कि ऐसा भी नहीं होगा कि नंबर उसके कट जाए। आगे चलते हैं। Did the reaction based on conversion were similar to past exam or some changes were made it in? बच्चों, कन्वर्जन सच में टफ होते हैं। कन्वर्जन में 11 का सारा बेस, जैसे अगर आपको याद हो वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, और भी बहुत सारी रिएक्शंस थी जिसमें आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी चीजें 12th में इंप्लीमेंट होती हैं, इसलिए कन्वर्जन को हम हार्ड पार्ट मानते हैं और ये ऑर्गेनिक इसीलिए हार्ड माना जाता है। लेकिन इस बारी क्या हुआ, डायरेक्ट एक रिएक्शन, अगर फ्रीडा क्राफ्ट की बात करें, एल्काइलेशन या एसाइलेशन, उसको छोड़ के सारा 12th का मैटर ही था। और ये फ्रीडल क्राफ्ट भी 12th में रिपीटेड भी है। तो मतलब 12th में अगर बच्चे ने सिर्फ 12th की कन्वर्जन को भी ध्यान से किया होगा तो मुझे नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम आई होगी। और जहां तक रिएक्शंस की बात है तो बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होगी इन्हें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चन वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी? मैंने आपको अभी बताया ही था कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत सारे आए थे। अभी अगर बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी का ही करके गया होगा तो 50 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं उसके। डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज से और सम और लेस, लाइक ओजोन को कैसे एस्टिमेट करते हैं, या ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, S2S के बारे में बात हुई थी, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर क्यों बढ़ जाता है, BI3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, ये क्वेश्चन थोड़े से इंटेक्स से आए थे। अदरवाइज सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट को भी रिवाइज किया होगा तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी करने पर करे हुए बच्चे के भी 50 प्लस आने चाहिए। आगे चलते हैं। हाउ मच वेटेज वॉज गिवन टू हॉट्स क्वेश्चन? बच्चों, ये बहुत अच्छा था इस बारी के लिए, ये गिफ्ट था मुझे लगता है सीबीएसई की तरफ से आपको, कि हॉट्स के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। पी ब्लॉक के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। बताओ, हॉट्स के क्वेश्चन का मतलब होता है थॉट प्रोसेस, और वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप ये बता दो कि वो रिएक्टिव क्यों है, एक्सजीएफ4 का स्ट्रक्चर बताओ, नेम रिएक्शंस आ रही हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ कार्बाइलमाइन के ऊपर हॉट्स में आया है जिसमें थोड़ा सा बच्चे को सोचना था। अदरवाइज कुछ भी क्वेश्चन हॉर्स लेवल का नहीं था। एल्डिहाइड गिवन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, आपको एससीएन से रिएक्शन करनी है, सबको पता है। एच और OH को रिमूव कर दो, साइनाइड रिप्लेस हो जाएगा, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो पेपर सच में इजी था और हॉर्स के क्वेश्चन ना के बराबर थे। जो बच्चा थोड़ा सा भी मेमोराइज करके गया था, क्रैमिंग करके गया था, मुझे नहीं लगता उसको कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी। आगे चलते हैं। डिड द क्वेश्चन पेपर हैड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन? बच्चों, 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि वो अनएक्सपेक्टेड थे। लाइक एक था उसमें स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन थी। आई थिंक MnO4 माइनस का क्वेश्चन था वो। तो उसमें स्लो रिएक्शन के ऊपर ऑर्डर पूछा हुआ था। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, या ये कह सकते हो आपकी रीडिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर था, जो जनरली नहीं पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था, डी ब्लॉक में जो कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 226 और 227 के बीच में से आता है। तो वो क्वेश्चन जनरली सिर्फ रिएक्शन पूछी जाती है, लेकिन इस बारी क्या था, उस पर उन्होंने एक हाई ऑर्डर थिंकिंग का या रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया। 2 क्वेश्चन के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी तरह की बच्चे को प्रॉब्लम आई होगी। नेक्स्ट, डिड द क्वेश्चन पेपर हैड सम क्वेश्चन दैट कैन बी कंसीडर्ड आउट ऑफ सिलेबस? बच्चों, आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे लगे कि जिनमें बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ा। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर सारा 70 आउट ऑफ 70 का इजी पेपर आ जाएगा तो फिर इसमें कोई मतलब सीबीएसई बहुत ज्यादा इजी कर रहा है पेपर को। हर एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 चॉइस मिल रही है। तो अगर हम बात करें आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चंस का लेवल लास्ट 5 ईयर से कुछ डिफरेंट आया। लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ा। अदरवाइज पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते।
वन और टू क्वेश्चन लाइक एलिमेंट जो मैंने अभी आपको बताया सूडो फर्स्ट ऑर्डर पे रिएक्शन पे आया था, या एक क्वेश्चन आया था उसमें इटार्ड रिएक्शन की एप्लीकेशन आई थी, तो बच्चा हो सकता है उसे रिकॉग्नाइज ना कर पाया, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाउ मेनी क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन से 50 मार्क्स का आया, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर से रिपीट होते जा रहे हैं, 2007 के बाद से रिपीट पे रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर बच्चा सिर्फ प्रीवियस 2011 से 2019 के क्वेश्चन भी कर रहा होगा तो उसे कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड एज मच आई एक्सपेक्ट, मेरे हिसाब से लगभग लगभग 50 से 55 मार्क्स का लास्ट ईयर का रिपीट है। 5 to 10 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्चुअल डाल दिया है, और 5 मार्क्स ऐसे हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के थे। नेक्स्ट, वॉज द पेपर लेंदी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिमिट ऑफ 3 आवर्स? बच्चों पेपर लेंदी कभी नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर में आपको जो चीज आती है पहले उसको करो। न्यूमेरिकल पार्ट में लास्ट में जब आपको सॉल्व करने लगता है, एक न्यूमेरिकल 5 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उसको हम कैलकुलेशन पार्ट पे जाएं तो वो 10 to 15 मिनट ले लेता है। पर न्यूमेरिकल 10 मिनट अगर आप वेस्ट करते हो तो 4 न्यूमेरिकल्स में आपके 30 से 40 मिनट वेस्ट हो गए। अब 40 मिनट्स को अगर आप सेव करते हो तो आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, और वो 40 मिनट में आप पेपर रिवाइज भी कर लोगे और वो न्यूमेरिकल दोबारा से सॉल्व भी कर लोगे। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज न्यूमेरिकल को साथ साथ करने पर या कन्वर्जन में थॉट प्रोसेस के लिए टाइम दिया अगर आपने तो पेपर लेंदी था, अदरवाइज पेपर में कोई लेंदी पार्ट नहीं था, पेपर डायरेक्ट टू दी पॉइंट था। अगर हम बात करें 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 में से 60 क्वेश्चंस 1 मार्क के अकॉर्डिंग आए थे, लाइक 3 मार्क्स में 3 पार्ट थे, 2 मार्क्स में 2 पार्ट्स थे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आगे जितने भी पेपर हों आप उसमें बेस्ट दें, और एक पेपर जैसा भी हुआ, कुछ लोगों का अच्छा भी हुआ है, कुछ का खराब भी हुआ है, ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके डिपेंड करता है माइंड पे। लाइक फिजिक्स में कुछ बच्चों का माइंड कॉन्सेप्चुअल था, कुछ ने न्यूमेरिकल को फोकस किया, कुछ ने रीजनिंग को फोकस किया, कुछ थ्योरी ही करके चले गए। तो बेटा हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की थी। केमिस्ट्री का पेपर मोर और लेस बच्चे ने थ्योरी भी की तो ईजी आ गया। अभी 2-3 पेपर आपके बाकी हैं, उनमें आपको मेहनत करनी है, पूरी जी जान से लग जाना है, और पूरी एफर्ट्स लगा के ये प्रूव कर देना है कि एक पेपर से आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा और आप उसमें भी अच्छा कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और दी